हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने पीडब्ल्यू ऑनलाइन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं समग्र सीरीज के अंतर्गत। और समग्र सीरीज में हमारी चर्चा आज होने वाली है मेडिवल हिस्ट्री के 15th चैप्टर के ऊपर। मेडिवल हिस्ट्री में जो हम लोग बात हो रही है हमारी एनसीईआरटी की, उसके 15th चैप्टर के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, लेकिन देखिए काम की चीज़ें यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि लगभग 45% के आसपास आपके पास जो कंटेंट है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम लोग उनको भी करेंगे, ठीक है। बट दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, दैट 45% ऑफ दिस चैप्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसको हम लोग देखते हैं कि अभी इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। सो ये देखिए टॉपिक जो आज हमारा कवर होने वाला है वो टॉपिक हमारे पास है इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का मतलब हो गया कि हम लोग बात करें इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, यानी कि 16 अगर हम लोग देखें तो 1650 50s तक की कहानी होगी। 50s तक की कहानी अगर होगी हम देखें तो ये हम देखेंगे थोड़ा आगे बढ़ा करके हम लोग देखें तो लगभग शाहजहां का पूरा पीरियड हम लोग को इसके अंदर कवर कर लेना है। 1658 तक की कहानी हम लोग को यहाँ पर कवर कर लेनी है, ठीक है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ बैचेज हैं जो आपको अपने पीडब्ल्यू वाली इसके ऐप पे मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आइए हम लोग देख लेते हैं कहानी। देखिए आज के डिस्कशन में जो हमें कवर करना है, हमें ये देखना होगा कि क्या पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में, ठीक है ना। आज जहांगीर के समय में हमें देखना है, हमें देखना होगा नूरजहां के वक्त में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये भी हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। शाहजहां के का रिबेलियन भी होता है जहांगीर के समय में, इसको भी हम लोग देखने समझने की कोशिश करेंगे। फिर महाबत खां होता है, महाबत खां हम देखेंगे इनिशियली ही वॉज वन ऑफ द नॉबिलिटी, स्ट्रॉन्ग नॉबिलिटी, इनफैक्ट ही वॉज अ कॉन्फिडेंट ऑफ मुगल जो है एम्पायर, जो है एम्पायर है उसका एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट है ये, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे शुरुआती दिनों में ये कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी, लॉयल होने के बावजूद भी, कुछ दिनों के बाद वो देखेंगे क्या कि रिबेलियस हो जाता है। तो पूरी कहानी महाबत खां के बारे में भी हमें यहाँ पर बात करनी होगी। उसके अलावा हम देखें कि जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुगल्स है वो हमें यहाँ पर बात करना है। फॉरेन पॉलिसी आपका बहुत ज़्यादा यहाँ डिटेल में दिया गया है, इतने के लिए प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे कि क्या संबंध इस वक्त उज्बेक के साथ, सफाविद्स के साथ, क्या जो संबंध है ऑटोमन एम्पायर के साथ, क्या इशू रहा है कंधार का, क्या रहा है बल्ख का, इसके बारे में हम लोग संक्षिप्त चर्चा ज़रूर करेंगे। जहाँ से हमारा क्वेश्चन अगर आता है, क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट दिया गया है आपके इस चैप्टर के अंदर, जिसकी ज़रूरत प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, बट फिर भी इसको हम लोग भी देखेंगे। फिर हम देखते हैं कि इसी जो डिप्लोमा जो फॉरेन रिलेशन हमारा रहा हुआ है, इसी के पार्ट में हम देखेंगे अकबर का उज्बेक के साथ क्या संबंध रहा है, शाहजहां का बल्ख को लेकर के क्या अप्रोच रहा है, मुगल जो है पर्शियन रिलेशंस कैसे रहे हैं, ये पूरा का पूरा औरंगजेब के समय तक हम इसको यहाँ पर देखने और समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुआ है, ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मुगल आर्मी, इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर हम सारे टॉपिक्स को देखना शुरू करते हैं इस चैप्टर के दिन। इसमें हमारा जो पहला डिस्कशन होगा वो होगा पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स इन इंडिया, ये हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। 17th सेंचुरी प्रोग्रेस इन इंडिया में देखिए क्या होता है। देखिए थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन भी करें, ये जो टाइम पीरियड हमारे पास है कि हमने कहा कि 17th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ हमें देखना है, यानी कि 1650, यानी हमने आपसे कहा था कि प्राइमरली जो हमारा फोकस रहने वाला है वो शाहजहां तक रहने वाला है, लेकिन कुछ एक जगह पे जाकर हम लोग औरंगजेब को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए जहांगीर का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1605 टू 1627, और 1628 से लेकर के 1658 तक जो 30 इयर्स का टाइम पीरियड रहा है ये है शाहजहां का। प्राइमरली हमें यहाँ पर इन्हीं को कवर करना है, ठीक है ना। इसके अलावा इनके संबंधों को देखेंगे, क्योंकि इस समय हम देखेंगे क्या कि हमारे पास दक्षिण में जो है बीजापुर और गोलकुंडा ये भी फ्लरिश कर रहा था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर में अकबर के द्वारा जो सिस्टम शुरू किया गया है उसका फर्दर कंसोलिडेशन किया गया। अकबर के साथ कुछ पॉलिसी शुरू की गई थी टुवर्ड्स राजपूत, उसके बारे में देखेंगे, उसका कंसोलिडेशन भी हमें यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा, और इनफैक्ट कंसोलिडेशन नहीं बल्कि उसका कंटिन्यूएशन दिखाई देगा रादर, ठीक है। तो हम देखेंगे ये। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसका जो पॉलिटिकल बेस है मुगल्स का वो ब्रॉड होता होता चला जाएगा, जब न्यू एलिमेंट्स के रूप में अफगान्स और मराठास भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि क्या कुछ कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ पर हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे। को कल्चरल डेवलपमेंट हम देखें तो एक आर्किटेक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके अलावा भी अदर एस्पेक्ट्स भी हैं, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिप्लोमेटिक रोल क्या रहा है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो जैसा हमने आपसे बताया है कि इस समय जो मुगल के संबंध होंगे पर्शिया के साथ दैट इज कॉल्ड ईरान, वो थोड़ा हमें देखना होगा। उज्बेक के साथ, ऑटमन टर्क्स के साथ हमें देखना होगा। इन सभी के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा हम लोग करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो मुगल्स हैं उनके समय में हमारा जो ट्रेड है वो ट्रेड रिलेशन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो फॉरेन ट्रेड होंगे वो काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो बातें हैं ईरान और उज्बेक एंड ऑटमन,
ये हमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से समझने की ज़रूरत होगी। हालांकि इसके बारे में बहुत डिटेल से यहाँ पर दिया नहीं गया है, केवल संबंधों के बारे में बात की गई है। डिफरेंट मुगल जो एम्परर हैं उन समय में किस तरीके का संबंध हमारा ईरान के साथ रहा, किस तरीके का संबंध हमारा उज्बेक के साथ रहा, किस तरीके के संबंध हमारे पास ऑटमन्स के साथ रहे, इनके बारे में ही यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास दिखाई दे रहे हैं मुगल्स, ये है सफाविद्स। इसके नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर उज्बेक्स आते हैं, एंड देन जो है फर्दर ईस्ट में वेस्ट में देखेंगे तो ये हमारे पास ऑटमन एम्पायर है। ठीक है, सो दिस इज द ग्रीन एरिया, ये हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड मुगल्स। इसके ईस्ट में देखें दैट इज कॉल्ड सफाविद, और यहीं पर हम देखेंगे यहाँ पर जो रीजन है दैट इज कॉल्ड उज्बेक्स, और उसके फर्दर हम देखेंगे वेस्ट में हमारे पास कौन है, दैट इज कॉल्ड ऑटमन्स। ठीक है, यहाँ पर देखें कुछ चैलेंजेस भी हमारे पास आए हैं, क्योंकि मुगल पीरियड में ये जो हमारे पास 17th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ है, इसमें कई चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। एक तो हम देखेंगे पीजेंट्स का रिवोल्ट एंड रिबेलियंस हो रहा है, वर्कर्स का रिवोल्ट एंड रिबेलियन भी हो रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है इनकरेज नहीं थे, वी विल रादर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके एडवांसमेंट को हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है ना, तो ये भी हमारी एक वीकनेस रही है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि जब पावरफुल जो भी मुगल आई मीन एम्परर्स थे, उनके बाद स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो अकबर के बाद हम देखेंगे कि वॉर ऑफ सक्सेशन कंटिन्यू रहा, जिसकी वजह से कई तरह की कंस्पिरेसी होती रही, और इसका परिणाम ये रहा कि जो मुगल्स हैं वो राजनीतिक रूप से इनस्टेबल होते चले जाएंगे, इनस्टेबिलिटी उनके यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो जो है सक्सेशन इशू रिलेट टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है ना, ये हमें दिखाई देगा, एंड दैट अल्टीमेटली जो है सो कॉज करता है किसके लिए, इकोनॉमिक सफरिंग्स के लिए भी, एंड कल्चरल ग्रोथ को भी ये क्या करता है, हिंडर करने का काम करता है। सो नाउ अब आज हम लोग देखते हैं कि ये एक ब्रीफ डिस्कशन था जहां पे हमने देखा कि इस पूरे चैप्टर में इस तरीके से हमें सारी चीजों को देखना है और समझना है, इसका ये एक ब्रीफ था, इंट्रोडक्शन था। अब आइए हम लोग जहांगीर से बात करना शुरू करते हैं। जहांगीर के वक्त में ऐसा क्या होता है, जहांगीर का सक्सेशन एंड खुसरो शाह का रिबेलियन होता है। देखिए क्या होता है कि अकबर के गुजरने के बाद हम देखते क्या है कि जहांगीर गद्दी नसीह होता है, ही केम टू द थ्रोन, वो गद्दी पे आता है। ठीक है, उसके जितने भी भाई थे वो सब क्या थे, पूरे जम करके पीते रहते थे, दे वर द ड्रंकर्ड्स। ठीक है ना, तो उनकी वजह से हुआ क्या कि लगभग जहांगीर का रास्ता साफ हो गया। ऑल्दो ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ अकबर, आल्सो ही वाज आल्सो सेखू बाबा, बड़े प्यार से सेखू बाबा उसको बुलाया जाता था। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे उसके कॉम्पिटिटर्स जिसके ब्रदर्स थे वो अपने ड्रिंकिंग हैबिट के कारण उसका रास्ता और भी ज्यादा प्रशस्त कर चुके थे, वो लोग गुजर चुके थे, मर चुके थे, और जो है जहांगीर गद्दी पे बैठ चुका था। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे क्या कि जहांगीर के समय में हमें देखने को क्या मिलता है कि जब जहांगीर का समय होता है तो इसके समय जो प्रिंसेस है, मुगल प्रिंसेस, वो रिवोल्ट कर देते हैं। एक्चुअली मुगल परंपरा में अगर हम लोग देखें, मुगलों का इतिहास अगर हम देखें तो कोई नई बात नहीं थी कि पिता और पुत्र के बीच में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कौन जो है सो क्या होता है, आपस में लड़ाइयां ना होती हो, और कभी भी जो सक्सेशन है वो डिस्प्यूटेड ना रहा हो, ये हमेशा से होता रहा है। ठीक है ना, इनफैक्ट जहांगीर ने भी अपने फादर के अगेंस्ट में रिवोल्ट करा था। ठीक है ना, तो जस्ट टू गेट द पावर हम देखें क्या कि जहांगीर और उसके बड़े लड़के उसका लड़के खुसरो शाह के बीच में भी क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और खुसरो शाह का रिबेलियन हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये हम देखेंगे क्या कि जो है जहांगीर के समय में हम देखेंगे क्या कि उसका जो बड़ा लड़का है, ठीक है, जहांगीर, अकबर्स एल्डेस्ट सन, असेंडेड टू द थ्रोन, यंगर ब्रदर डाइड ड्यूरिंग द अकबर्स रेन ड्यू टू द एक्सेसिव ड्रिंकिंग। ठीक है, और जो जहांगीर का लड़का है ना, वो एल्डेस्ट सन है खुसरो शाह, उसने भी रिवोल्ट कर दिया था। ठीक है ना, फादर सन टसल वाज नॉट कॉमन, नॉट अ न्यू थिंग फॉर द मुगल एम्पायर, हम देखेंगे क्या ये होता रहा था। ठीक है, फिर फाइनली हम देखेंगे खुसरो शाह को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, उसके विद्रोह को सप्रेस कर दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, और जहांगीर डिफीटेड हिम नियर लाहौर, और खुसरो को उसने लाहौर में डिफीट करके उसका काम तमाम कर दिया। खुसरो को जो है सो कैप्चर कर लिया गया, एंड उसके बाद उसको कैप्चर कर लिया गया, उसको यानी डिफीट किया गया, एंड फिर उसको जेल में डाल दिया गया, ही वॉज इम्प्रिजन्ड। ठीक है, ये कहानी होती है खुसरो शाह के साथ। अब देखें जहांगीर का एडमिनिस्ट्रेशन एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है, इसका भी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। एक्चुअली आपने ये देखा था, अगर आप याद कर पा रहे होंगे तो आपने देखा था कि राजपूतों की तरफ से एक बहुत बड़ा चैलेंज था, किसके लिए, मुगलों के लिए, राजपूतों की तरफ से। वो चैलेंज क्या था और किसका चैलेंज था, आपने देखा कि राजपूतों के प्रति अकबर ने एक स्ट्रांग और एक बहुत ही क्लियर पॉलिसी लेकर के वो आया था। ठीक है ना, और मोस्ट ऑफ द राजपूत्स हैं वो क्या करेंगे, उन्होंने अकबर के सोजर्निटी को एक्सेप्ट कर लिया था, सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, एक्सेप्ट मेवार, मेवार ने नहीं किया था। लेकिन देखेंगे क्या कि जहांगीर के समय में मेवार के इशू को क्या कर लिया गया, जो दशकों के बाद उसे रिजॉल्व कर दिया गया। यानी कि इस समय आके देखेंगे कि जो मुगल्स के साथ है मेवार, यानी कि राणा सांगा की जो फैमिली है, ठीक है, वो मुगलों के साथ एसोसिएट हो जाएगी। सो जहांगीर रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विथ मेवार आफ्टर 4 डिकेड्स, लंबे समय। तो एक जो है रेजोल्यूशन वो हमें दिखाई था मेवार के रूप में। इसके अलावा हम देखेंगे क्या
कि दक्कन में भी कुछ इश्यूज चल रहे थे। दक्कन में अहमदनगर में आपने देखा था, आपको याद होगा कि मलिक अंबर का राइज हुआ था, ठीक है ना, मलिक अंबर। और मलिक अंबर के समय में हम देखेंगे कि जो दक्कनी स्टेट्स हैं, खासकर अहमदनगर की बात करें तो अकबर की पॉलिसी से वे लोग खुश नहीं थे। जहांगीर ने क्या किया, यहां भी जाके उसको एड्रेस किया और इस समय जो भी डिफरेंसेस थे उसको भी उसने क्या किया, काउंटर किया, सक्सेसफुली काउंटर किया था, ठीक है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि बंगाल की तरफ की कहानी देखने और समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि जो रीजनल इश्यूज हैं, एक तरफ राजपूताना में मेवाड़ को रिजॉल्व किया गया। दक्कनी स्टेट्स में अगर हम लोग बात करें तो हमने देखा क्या कि दक्कनी स्टेट्स में हमने अहमदनगर को भी जो है सो अपनी तरफ लाने की कोशिश करी, जहांगीर के समय में किया गया। अब तो हमने देखा कि एक तो वेस्टर्न पार्ट हो गया, यानी कि वेस्टर्न पार्ट का मतलब दैट इज कॉल्ड राजपूत्स, ठीक है ना। तो मेवाड़ दक्कन जो है सो वेस्टर्न पार्ट में हो गया। साउथ में अगर हम आए तो अहमदनगर की कहानी हो गई, अहमदनगर, ठीक है ना, अहमदनगर। और ईस्ट में हम जाए तो बंगाल का इशू आता है। बंगाल के इशू के लिए भी हम लोग देख लेते हैं बंगाल के लिए क्या इशू क्रिएट किया गया, ठीक है ना। हम देखेंगे क्या कि अकबर ने लगातार अपने समय में ये कोशिश करी थी कि पूरब में बंगाल को कंट्रोल किया जा सके, यानी कि पूर्व में जो अफगान्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन टिल अकबर हम देखेंगे कोई भी आई मीन व्हाट आई से कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेके नहीं आया गया था मुगलों के द्वारा, और ना ही उनको डिसाइसिवली डिफीट किया गया था, ठीक है। लेकिन इस समय देखेंगे कि जहांगीर ने कुछ इंपॉर्टेंट जो है सो उसने बदलाव किए, कुछ रिमार्केबल उसने चेंजेस करे, जिसकी वजह से बंगाल के ऊपर भी मुगलों का कंट्रोल हो पाता है, ठीक है। और इसमें हम देखते क्या है कि उसने क्या किया था कि जो है बंगाल में उसने क्या किया कि जो है उसने एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिसका नाम है इस्लाम खां, इसको उन्होंने वहां का जो है सो गवर्नर एक तरीके से उसको अपॉइंट कर दिया। और इस्लाम खां के बारे में ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये शेख सलीम चिश्ती के ये ग्रैंडसन है, ये उनके पोते हैं, ठीक है ना। और शेख सलीम चिश्ती ने बहुत ही सक्सेसफुली जो है मुगलों के पावर को यहाँ पर कंट्रोल कंसोलिडेट किया, और बंगाल को उसने जो है सो क्या किया, एक जो है सो एक वहाँ पर पीस और स्टेब्लिश करके उसने क्या दिया, मुगलों के पास दे दिया था, ठीक है। इसके लिए उसने कुछ स्ट्रैटेजिक मूव्स ली। स्ट्रैटेजिक मूव्स में क्या होता है, इस्लाम खान ने देखा हमने ये देखा कि वहाँ के जो लोकल जमींदार थे उसके सपोर्ट से जयसोर को जीता, जयसोर के राजा को उसने अपने पास कंट्रोल करके रखा। इसके अलावा उसने क्या किया, अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया था ढाका, जो पहले हुआ करता था आपका कहाँ पे, दैट वाज मुर्शिदाबाद। तो ये अभी यहाँ पर ढाका को इसने अपनी राजधानी बना ली। इसके अलावा हम देखेंगे कैपिटल राजमहल से ढाका को इसने अपना जो है सो कैपिटल बनाया, आई एम सॉरी। सो ये इसने क्या किया, जो अपनी राजधानी है उसको क्या किया, उसने ढाका में बनाया, से ट्रांसफर्ड फ्रॉम राजमहल टू ढाका, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि ढाका में इसके बाद हम देखेंगे काफी व्यापक जो है सो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे कि इसने कुछ मिलिट्री कैंपेन्स भी किए थे, ठीक है ना। और मिलिट्री कैंपेन्स में उसने सोनारगांव के जो मूसा खां और इसके जो कॉन्फेडरेट्स हैं, जिसे इतिहास में पॉपुलरली 12 भुइयां के नाम से जाना जाता है, 12 भुइयां, ठीक है ना, इसको भी उसने कंट्रोल किया था, 12 भुइयां, ठीक है, इसको भी कंट्रोल किया था, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि 3 साल तक उसने सोनारगांव के विरुद्ध उसने जो है सो अपना स्ट्रगल जारी रखा, और फाइनली जो है मूसा खां वो सरेंडर कर देता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि उसने जयसोर और कामरूप को भी उसने जो है सो अपने में मिला लिया, ठीक है ना, एंड सीमेंटिंग मुगल एम्पायर इन द ईस्ट बंगाल, ठीक है ना। और इसके बाद देखेंगे कि बंगाल में इन सारे इश्यूज को सेटल करने के बाद उसने बंगाल में भी अपने आप को जो है बंगाल में जो है सो मुगलों के कंट्रोल को स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। अब आइए देखें तो एक तरफ हमने देखा कि मेवाड़ के इशू को उसने रिजॉल्व किया, जहांगीर के समय रिजॉल्व हुआ। दूसरा दक्कनी स्टेट्स के इश्यूज में अहमदनगर को खास करके हम देखेंगे उसको उसने रिजॉल्व करा। इसमें बंगाल को उसने जो है सो रिजॉल्व करा। और ये सारी बातें जो हो रही हैं वो मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि मिलिट्री असिस्टेंस और एड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मिलिट्रली उसने इन सभी को अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। अब कुछ पॉलिसी होती है रिकंसिलिएशन की, उसके बारे में हम लोग बात करें, रिकंसिलिएशन कंसिलिएशन की, ठीक है। जहांगीर ने क्या अगर हम देखेंगे तो उसने अफगान चीफ्स के प्रति, ठीक है ना, उनको डिफीट किया, डिफीटेड अफगान चीफ्स विथ सिंपैथी, ठीक है ना। उसने क्या किया, जो अफगान्स हैं, खासकर अगर हम लोग बात करें जो ईस्टर्न इंडिया में है, यानी कि बंगाल की तरफ है, दे वेर डिफीटेड नाउ, लेकिन उनके साथ भी जहांगीर ने कंसिलिटरी पॉलिसी परसू किया, उनके साथ सिंपैथेटिक रहा। इसके अलावा हम ये देखेंगे क्या कि बहुत सारे डिटेन्ड प्रिंसेस थे, उसको इसने रिलीज कर दिया। जमींदार थे खास करके हिंदूस, उनको इसने रिलीज कर दिया, ठीक है। और उनके साथ भी कंसिलिटरी जो है सो अप्रोच को उसने परसू किया। इसके अलावा उसने क्या किया, अपने मुगल जो भी है हम देखेंगे नॉबिलिटी में, उसने अफगान्स को शामिल भी किया। तो ये कुछ उसकी कॉन्सिलेटरी पॉलिसी थी। तो एक तरफ आपने ये देखा कि एक तरफ उसने मिलिट्री एड के थ्रू जो है सो पीस
को उसने इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। बहुत सारे ऐसे इशू थे जो अकबर के समय से कंटिन्यू हो रहे थे, जैसे कि मेवाड़ का इशू था, अहमदनगर का इशू था, इन सभी को उसने सक्सेसफुली एड्रेस किया। दूसरी तरफ उसने क्या किया, कुछ कंसलेटरी अप्रोच लिया और उनके साथ सिंपैथेटिक रह करके उसको उसने अपनी जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है उसको उसने ब्रॉडन करने की कोशिश भी करी और फर्दर कंसोलिडेशन का काम भी किया था। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं चेंजिंग डायनामिक्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, अब होता क्या है कि ये तो कुछ पॉजिटिव साइड है। ठीक है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने देखा कि जहांगीर के समय कुछ मेजर डेवलपमेंट्स इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस समय क्या होता है कि कुछ चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से दैट चेंज द डायनामिक्स, इंटायर डायनामिक्स। ठीक है ना, एंड चैलेंजेस के रूप में हमारे पास क्या दिखाई देता है कि 1622 तक जहांगीर ने क्या किया, बंगाल को स्टेबलाइज कर दिया। जैसा मैंने कहा कि उसने पीस को एक तरीके से वहां पर परचेज कर लिया, स्टेबलाइज किया बंगाल को। ठीक है ना, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विद मेवाड़ आल्सो एंड बंगाल एंड वाज पॉइज्ड टू अ पीसफुल एरा। सो मेवाड़ में यानी कि राजपूताना में सक्सेसफुली उसने पीस को क्रिएट कर लिया, अपने रिलेशन को यानी कि मुगलों के रिलेशन को उसने अच्छा कर लिया, स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन होता क्या है कि इस समय हम देखेंगे क्या कि पर्शियन जो कॉन्क्वेस्ट है यानी कि वेस्टर्न साइड में ऑफ कंधार का जो मुद्दा है, ठीक है ना, वो क्या है, फिर से यहां पर रिसर्फेस हो जाएगा और ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट करेगा, क्योंकि इसी बीच में हम देखते क्या है कि जहांगीर की तबीयत खराब हो जाती है, जहांगीर का हेल्थ खराब हो जाता है और इस गिरते हुए हेल्थ के कारण हम देखें जो कंधार का इशू है वो फिर से एमर्ज करना शुरू कर देता है। सक्सेशन स्ट्रगल अमंग प्रिंसेस एंड पावर जॉकिंग अमंग नॉबल्स इंटेंसिफाइड एलिवेटिंग जो है एलिवेटिंग नूरजहां इनटू द पॉलिटिक्स। ठीक है, और यही कारण है कि जब जहांगीर की तबीयत खराब होती है तो हम देखेंगे क्या कि जो मुगल नॉबिलिटी है और जो प्रिंसेस है उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में कंस्पिरेसीज होनी शुरू हो जाती है और इसमें राइज होता है एक एस्पिरेशनल लेडी का जिसका नाम है किसका, नूर जहां। ठीक है ना, सो हम देखें एलिवेटिंग नूर जहां इनटू द पॉलिटिक्स। सो दीज डेवलपमेंट्स ड्रॉ नूर जहां इनटू द पॉलिटिकल एरिना। और ये जितने भी डेवलपमेंट हो रहे थे ये सब क्या करेगा, नूर जहां का पोजीशन जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, मुगल पॉलिटिक्स में वो और मजबूत करता चला जाएगा। लेकिन साथ में दूसरा भी प्रभाव होगा कि जैसे नूरजहां का पोजीशन मजबूत होगा या नूरजहां के इरादे, ठीक है ना, यानी कि जो एम्बिशन है वो नॉबिलिटी या प्रिंसेस, मुगल प्रिंसेस को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है कंस्पिरेसी भी उतनी ही ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी। यानी कि एक तरफ हमने देखा कि जहांगीर की तबीयत खराब हुई, जहांगीर की तबीयत खराब होने के साथ ही हमने देखा क्या कि हमें एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, दैट वाज टुवर्ड्स द वेस्ट, पर्शिया में कंधार के इशू को लेकर के। दूसरी तरफ हम देखेंगे क्या कि जो एम्बिशन है वो नूरजहां का और भी ज़्यादा वो हाई होना शुरू हो गया और ये जो बढ़ता हुआ एम्बिशन था वो क्या करेगा, वो दूसरे मुगल प्रिंसेस को और मुगल नॉबिलिटी को कंस्पिरेसी हैच करने का अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो एक तरीके से हमने देखा एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डेवलप होना शुरू हो गया विद द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ जहांगीर। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? अब आइए नूरजहां के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं नूरजहां के बारे में। ठीक है, देखिए नूरजहां के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये एक ईरानियन की विधवा है जिसका नाम था शेर अफगान। ठीक है ना, शेर अफगान का जो है मुगल गवर्नर है बंगाल का, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसी में शेर अफगान मारा गया। कहते क्या है कि एक दिन जहांगीर को जो है सो मीना बाजार में, अगर हम लोग बात करें मीना बाजार में 1611 की बात है, लगभग की बात है, मीना बाजार में उसने नूरजहां को देखा। एक्चुअली होता क्या है, ये पूरी कहानी थोड़ी सी समझा देता हूं, थोड़ा सा समझना इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। देखिए ये बंगाल है और ये बंगाल है, इसी में आता है शेर अफगान, ऐसे का मतलब हो गया शेर अफगान, जो कि नूरजहां का फर्स्ट हस्बैंड है। ठीक है ना, अब नूरजहां का जो हस्बैंड है शेर अफगान, उसका बंगाल के गवर्नर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा, जो मुगल गवर्नर है बंगाल के अंदर। ठीक है, इसमें शेर अफगान डिफिटेड होगा और मार दिया जाएगा, एलिमिनेट होगा। फिर बंगाल से जो नूरजहां है, नूरजहां के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये जो लेडी है नूरजहां, ये नूरजहां आ जाएगी कहां, दिल्ली, और दिल्ली में क्या होगा, इसको मुगल हरम में रखा जाएगा। ठीक है ना, मुगल हरम के अंदर। मुगल हरम में रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक्चुअली इस समय बहुत सारे मुगल क्वींस होती थी, उनकी सर्विसेज के लिए भी हम देखेंगे क्या कि हाई जो भी आई मीन रेजेंसी के जो लोग थे, जो डिस्ट्रीब्यूट थे, उनको लाकर उस हरम में रखा जाता था, एंड दे वर इनटू द सर्विस ऑफ मुगल क्वींस। ठीक है ना, उनके सर्विसेज में रहते थे। तो नूरजहां इस वजह से दिल्ली आ गए। एक बार की बात है, मीना बाजार में मीना बाजार लगा हुआ था। मीना बाजार के कॉन्सेप्ट के बारे में शायद आप लोगों को पता ही होगा कि मीना बाजार क्या है। मीना बाजार का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया था हुमायूं के समय ही, हम देखेंगे कि लाया गया था। अकबर के समय इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ठीक है, और इसमें होता क्या था कि ये मार्केट जो होता था दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर द वीमेन, ये महिलाओं के लिए होता था। उनके डे टू डे जो है ज़रूरत के सामान होते थे वो उसको इसमें खरीदती थी, एंड ओनली वीमेन्स वर अलाउड, यानी मुगल
की क्वींस, ठीक है ना, प्रिंसेस, एंड जो हाई नॉबिलिटी के लोग होते थे ना, उनकी वाइफ्स यहाँ पर वो आती थी और यहाँ पर महिलाएं ही शॉप लगाती थी और वो सामान बेचती थी, ठीक है ना। केवल कुछ ही मेल मेंबर्स थे जिनको कि अलाउ किया गया, जैसे मुगल प्रिंसेस हो गए, मुगल बादशाह तो होंगे ही होंगे, और कुछ हाई नॉबिलिटी के लोग थे, देवर अलाउड वनली, ठीक है ना। सो लिमिटेड अलाउंस था किसके लिए, फॉर मेल्स के लिए, ठीक है। तो इसी में एक दिन जहांगीर जो है सो जो मीना बाजार में जब घूम रहे थे, उसकी नज़र निगाह जो निगाहें हैं वो नूरजहां के ऊपर पड़ गई और नूरजहां से उसने उसी वक्त जो है सो कहते हैं कि उसने शादी करने का निर्णय ले लिया, ठीक है ना, निकाह करने का निर्णय लिया। एंड दिस इज हाउ नूरजहां जो है वो क्या करेगी, वो मुगल क्वीन बनेगी, ठीक है ना। बट शी वॉज अ वेरी एस्पिरेशनल लेडी, ठीक है ना, बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी, ठीक है, जिसकी वजह से हम देखेंगे क्या कि नूरजहां पातशाह बेगम तक का सफर तय करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि यहाँ पर जो है सो जब 1611 में उसने देखा नूरजहां को, किसने, जहांगीर ने, तो 1611 में हम देखेंगे कि नूरजहां का विवाह किसके साथ हो जाता है, वो हो जाता है किसके साथ, दैट वाज विथ, वो किसके साथ हो जाए, दैट इज विथ जहांगीर के साथ, ठीक है। अब हुआ क्या कि नूरजहां के बारे में थोड़ी सी बात कर लूं, मैं यहीं पर कर लूं, मैं समझा ही देता हूं एक दो इस पर लेकर को समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, हमने देखा कि 1611 में नूरजहां जो है वो क्या होती है, वो राइज करती है, ठीक है ना, उसका राइज होना शुरू हो गया 1611 में, ठीक है। सो नूरजहां मैरिड टू जहांगीर, ठीक है, नूरजहां मैरिड टू जहांगीर, ये कहानी है, इसको हमने समझ लिया, जहांगीर। अब होता क्या है कि जहांगीर के लाइफ में आने के बाद नूरजहां ने एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया, ठीक है ना, बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर दिया किसने, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बिकॉज शी वॉज वेरी एस्पिरेशनल लेडी थी, ठीक है ना। और इसने क्या किया, मुगल पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में उसने बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर दिया, स्टार्टेड प्लेइंग प्रोएक्टिव जो है रोल उसने प्ले करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पे दो बातें तो ध्यान से समझने की जरूरत होगी। एक तो तरफ क्या है कि जब उसने प्रोएक्टिव रोल किया तो उसने ऐसा क्या किया, ठीक है ना, ऐसे क्या किया, थोड़ा ज़रा समझने की हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या किया, इसने अपना कॉन्फिडेंस का एक ग्रुप बना लिया, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस ग्रुप बनाया इसने, कॉन्फिडेंस ग्रुप बना लिया इसने, ठीक है, ग्रुप बनाया। और इसको हम लोग हिस्ट्री में पॉपुलरली जानते हैं किसके नाम से, नूरजहां जुंटा के नाम से, जुंटा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस नूरजहां जुंटा में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। इस नूरजहां जुंटा में हम देखेंगे क्या कि उसके फादर जिसका नाम है एतमाउद्दौला, जिसका नाम है फादर, जिसका नाम है एतमाउद्दौला, जिसको पॉपुलरली हम लोग एतमाउद्दौला के नाम से जानते हैं, अदरवाइज ओरिजिनल नेम वाज ग्यास बेग, ठीक है। इसके हम देखेंगे इसका ब्रदर जिसका नाम है आशफ खां। आशफ खां के बारे में बता दूं, ये आसफ जो खां है, इसका भाई आसफ खां, इसी के बेटी से शाहजहां का शादी होगा, शाहजहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है ना। आशफ खां जो है, जो कि नूरजहां का भाई है, उसकी बेटी से शाहजहां की शादी होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिए, आगे इसका पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसी ग्रुप में हम देखेंगे फादर और ब्रदर के बाद शाहजहां भी शामिल होगा, ठीक है, शाहजहां भी शामिल होगा। और इन तीन लोगों से मिलकर के ये ग्रुप बन गया। कहते ये हैं कि अगर मुगल एम्पायर में कोई अगर अपॉइंटमेंट भी किया जाना अगर है, कुछ भी अगर किया जाना है, कोई अपॉइंटमेंट होना है, कुछ भी डिसीजन लिए जाने हैं, तो दैट वाज थ्रू जुंटा, ठीक है ना, दैट वाज थ्रू जुंटा। ऑल अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स, अपॉइंटमेंट्स, ठीक है ना, प्रमोशंस, ट्रांसफर्स एटसेट्रा, ठीक है ना, जितना भी हो रहा था दैट वाज डन थ्रू, ठीक है ना, ट्रांसफर्स एटसेट्रा, दैट वाज डन थ्रू दिस जुंटा, ठीक है। तो दो सवाल यहां आता है। एक तो ये हमने देखा कि सिंस शी was an aspirational lady, ठीक है ना, तो she just tried to concentrate all her powers in all powers of the Mughal administration in her hand, उसने ये कोशिश करी, ठीक है। लेकिन इसका एक इंपैक्ट भी पड़ा। इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है कि she will try to undermine the position of जहांगीर, ठीक है ना। एक बात ये अगर हमारे पास आ गई कि अगर हम ये देखने को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर नूरजहां का राइज अगर हो रहा है, नूरजहां का राइज हो रहा है, तो इसका
मतलब क्या है कि जहांगीर का पोजीशन डिक्लाइन हो रहा है, जहांगीर का पोजीशन डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, का पोजीशन डिक्लाइन हो रहा है। सीधा सा मतलब है कि अगर उसने अपना एक ग्रुप बना लिया है, अगर उसने अपना एक ग्रुप बना लिया है, एक जुंटा बना लिया है जिसमें कि अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, इसका मतलब कि नॉबिलिटी की लॉयल्टी भी दैट विल मोर टुवर्ड्स दिस जुंटा, ठीक है ना, की तरफ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोजीशन ऑफ जहांगीर है वो डिक्लाइन करना शुरू करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम देखें क्या कि यहां पर डेफिनेटली कि इसका एस्पिरेशंस हाई हुआ, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पोजीशन ऑफ जहांगीर वाज डिक्लाइंड। रादर इसके बावजूद भी जहांगीर वाज टेकिंग हिज ओन डिसीजंस इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स, इसने ट्रांसफर, प्रमोशंस, सब में अपना डिसीजन भी ले रहा है। ऑल्दो देयर वर सर्टेन रिकमेंडेशंस जो कि जुंटा की तरफ से आया था, उसको जहांगीर ने रेस्पेक्ट किया, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंप्लीटली जहांगीर वाज बाउंड टू टेक हिज डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ जुंटा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसका पोजीशन बना रहा, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते क्या है कि अब ये जो नूरजहां है, जो नूरजहां है, इसने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने शुरू कर दिए थे, ठीक, सारे इंपॉर्टेंट काम करना शुरू कर दिया था। जब तक ये जुंटा काम करता रहा तब तक तो बहुत अच्छा रहा, और इस जुंटा में काम करने की वजह से हम देखेंगे क्या कि नूरजहां का जो फादर है जिसका नाम है आसफ खां, उसको, आसफ खां को, इसके जो ब्रदर फादर हैं, ये क्या नाम है, एतमाउद्दौला, एतिमा उद्दौला, ठीक है ना, एतिमा उद्दौला, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एतिमा उद्दौला, एतिमा उद्दौला, ठीक है ना, एतिमा उद्दौला के बारे में अगर हम लोग बात करें, एतिमा उद्दौला के बारे में, तो इसको दीवान का पोजीशन दिया गया, ही बिकम दीवान, ठीक है, इंपॉर्टेंट पोजीशन, ठीक है। अगर इसके ब्रदर के बारे में अगर हम लोग बात करें, ब्रदर के बारे में अगर हम लोग बात करें, ब्रदर जिसका नाम है आसफ खां, आसफ खां के बारे में अगर हम लोग बात करें, आसफ खां के बारे में बात करें, ठीक है ना, आसफ खां के बारे में बात करें, तो इसे दीवाने समा या मीर समा, मीर समा का पोजीशन दिया गया। सो दे वर क्वाइट इंपॉर्टेंट पोजीशंस, ठीक है। सो हम समझ दीवाने समा या बोले मीर समा का ऑफिस दिया गया, ठीक है। तो ये जो जुंटा है बहुत सक्सेसफुली काम करता रहा, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अब नूरजहां को एक समय प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। नूरजहां को प्रॉब्लम क्या आएगा, ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब नूरजहां के एस्पिरेशंस में अगर हम लोग बात करें तो देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। नूरजहां के लिए प्रॉब्लम क्या होगा, नूरजहां के लिए प्रॉब्लम, नूरजहां के बारे में अगर हम लोग बात करें, नूरजहां, तो इसके लिए एक प्रॉब्लम के रूप में इमर्ज करेगा कौन, प्रॉब्लम कौन इमर्ज होगा प्रॉब्लम के रूप में, तो इसके लिए प्रॉब्लम इमर्ज करेगा, प्रॉब्लम के रूप में इमर्जेंस होगा किसका, शाहजहां का, शाहजहां का, शाहजहां, ठीक है ना। अब नूरजहां क्या है, सी वाज एन एस्पिरेशनल लेडी, ठीक है ना, इसके एस्पिरेशंस भी बहुत हाई हैं, एस्पिरेशनल लेडी है, एस्पिरेशंस हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो ये इसके भी एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, एस्पिरेशंस इसके भी बहुत ज्यादा हाई हैं, इसके, हमारे पास शाहजहां के, नूरजहां का भी एस्पिरेशंस काफी हाई है और शाहजहां का भी एस्पिरेशन काफी हाई है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। सो यहां पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हुआ, अब नूरजहां को लग रहा था कि धीरे धीरे शाहजहां इज ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट पावर्स इन हिज हैंड, ठीक है। तो उसने क्या किया, कंस्पिरेसी करना शुरू कर दिया, किसके अगेंस्ट में, शाहजहां के अगेंस्ट में, ठीक है ना। से स्टार्टेड डूइंग सम कंस्पिरेसी, ठीक है ना, उसने क्या किया, कंस्पिरेसी करना शुरू कर दिया, से लेड सम काइंड ऑफ कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी अगेंस्ट शाहजहां, कंस्पिरेसी करना शुरू कर दिया शाहजहां के अगेंस्ट में। कंस्पिरेसी क्या किया, सबसे पहली बात क्या किया उसने, इसने क्या किया, अपने बेटी का विवाह जो है लाडली बेगम, ठीक है ना, अपनी डॉटर है लाडली बेगम, डॉटर 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 लाडली बेगम, लाडली बेगम को मैरिड टू अनदर मुगल प्रिंस, ठीक है ना, उससे विवाह कर दिया, यानी कि शाहजहां के भाई के साथ विवाह कर दिया ताकि शाहजहां के इफेक्ट को कम किया जा सके। और कभी भी अगर अगर किसी को मुगल गद्दी के ऊपर में अगर कभी जहांगीर के बाद किसी को स्टैब्लिश करना पड़े तो इक्वल वो दावेदारी कर सके अपने दामाद के लिए, सन इन लॉ के लिए। जबकि तरफ देखें तो शाहजहां उसके भाई का दामाद है, किसका, नूरजहां का।
तो अब उसका एस्पिरेशन बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इसके एस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने लाडली बेगम का विवाह दूसरे मुगल प्रिंस यानी कि शाहजहां के भाई से करवा दिया, ताकि शाहजहां के इफेक्ट को कम किया सके। दूसरा, इसे क्या कहा गया, इसे इंगेज रखने की कोशिश की गई, किसके अंदर, इसे इंगेज रखने की कोशिश की गई कहां पे, इसे दक्कन के मैटर्स में, ठीक है ना, दक्कन में इसे इंगेज रखने की कोशिश की गई, और नॉर्थ में इसे जो है सो नॉर्थ वेस्ट के इशू में, इसका मतलब कंधार, नॉर्थ में अगर हम लोग बात करें नॉर्थ वेस्ट में, तो कंधार के मैटर में इसे इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है, इसे कहा गया कि कंधार के एक्सपीडिशन के लिए यू शुड गो टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। शाहजहां का इससे कान खड़ा हो गया, ठीक है ना, शाहजहां को लगा कि ये जो डिसीजन अगर आ रहा है मेरे अगेंस्ट में, इससे क्या हो गया, मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। तो शाहजहां ने क्या की, अपने कुछ कंडीशंस रख दिए, ठीक है ना, जैसे उसे इस नॉर्थ वेस्ट में और जो है लाडली बेगम, इन दोनों के बारे में डेवलपमेंट हुआ तो उसके कान खड़े हो गए। तो उसने क्या किया, शाहजहां ने एक कंडीशन रखा। व्हाट वाज दैट कंडीशन टू जहांगीर, बिफोर जहांगीर कंडीशन रखा, कहा क्या कि जो मुगल आर्मी है दैट शुड बी अंडर माय कंट्रोल, जो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं नॉर्थ वेस्ट के वो हमारे अधीन होना चाहिए। जहांगीर इसके ऊपर में नाराज हो गया। सो जहांगीर वॉज डिसअपॉइंटेड, जहांगीर क्या हो गया, डिसअपॉइंट कर गया। ये जो कंडीशंस आए जहांगीर के लिए, वो क्या हो गया, जहांगीर नाराज हो गया। जाहिर सी बात है, फिर शाहजहां ने रिवोल्ट कर दिया। ठीक, नतीजा क्या हो गया कि तब क्या हो गया, रिवोल्टेड, शाहजहां ने क्या कर दिया, रिवोल्टेड, शाहजहां ने रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। अब इस रिवोल्ट को सप्रेस किया जाता है महाबत खां के द्वारा, ठीक है ना, महाबत खां के द्वारा। सो दिस रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय किसके द्वारा, दैट वाज बाय महाबत खां, महाबत खां, महाबत खां ने इसे सप्रेस कर दिया, ठीक है, ये बात समझ पा रहे हैं। सो दिस इज हाउ हम देखते क्या है कि एक तरफ शाहजहां का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसको काउंटर करने के लिए जो है महाबत खां को भेजा गया, और उसके बाद शाहजहां का जो रिवोल्ट हुआ उसको काउंटर करने के लिए किसको, महाबत खां को भेजा गया। महाबत खां ने इसको कंट्रोल कर दिया, ठीक है। एक तरफ से हमने देखा क्या कि शाहजहां के इशू को रिजॉल्व कर लिया गया। दूसरी तरफ हम देखते क्या है कि होता क्या है कि इधर जहांगीर की तबीयत खराब हो गई थी, जहांगीर की तबीयत खराब हो गई, ठीक है ना, जहांगीर की तबीयत खराब हो गई, जहांगीर फेल सिक, जहांगीर जहांगीर बीमार हो गया, फेल सिक, ठीक है, ये बीमार हो गया। फिर शाहजहां ने क्या किया, अपॉलजी भेजी, शाहजहां ने माफी मांगा, ठीक है ना, ठीक है ना, उसने क्या किया, माफी मांगी, ठीक है ना, माफी मांगी ताकि भाई मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है, ठीक है ना, फादर और सन की बात ही, माफी मिल गया। इधर दूसरा क्या हुआ था कि महाबत खां, जो दूसरा एंगल है इससे समझिए, महाबत खां क्या होता है, महाबत खां जो है, महाबत खां का एक इशू आता है। अब महाबत खां का रिवोल्ट हो जाएगा। महाबत खां, इसका एक दूसरे मुगल प्रिंस के साथ इसका क्लोज रिलेशंस हो रहा था। मुगल में देखें, मुगल जो प्रिंस है उसमें क्या हो रहा है, इसका क्लोज रिलेशन हो रहा है। ये भी नूरजहां के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। नतीजा क्या होता है कि महाबत खां ने भी रिवोल्ट कर दिया, महाबत खां ने भी रिवोल्ट कर दिया, ठीक है। बाद में महाबत खां के रिवोल्ट को जो है हम देखेंगे कुछ समय के लिए कंट्रोल कर लिया गया, किसके द्वारा, नूरजहां के लिए, ठीक है, नूरजहां के लिए, ठीक है, नूरजहां के लिए। अब होता क्या है कि इधर ही जैसे हम देखते हैं कि शाहजहां के संबंध अच्छे हो गए थे, किसके साथ, जहांगीर के साथ, जो कि नूरजहां के लिए अच्छा नहीं था। महाबत खां भी विद्रोह कर चुका है। महाबत खां के जो है सो उसने कॉन्फ्लिक्ट को, उसने रिवोल्ट को उसने सप्रेस कर दिया टेम्परली। अब इसी बीच में होता है क्या कि जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1627 में जहांगीर मर गया। जहांगीर मर गया तो अब जैसे ही मारा, जहांगीर का डेथ होता है, ठीक है ना, अब जहांगीर डाइट। अब जैसे इसका डेथ होता है तो नूरजहां क्या करेगी, एक्टिव रोल प्ले करना शुरू करेगी कि अब उसका जो दामाद है वो गद्दी पे बैठे। लेकिन इसी बीच में मुगल, और शाहजहां था नहीं, शाहजहां कहीं बाहर था, तो आसफ खान ने क्या किया, आसफ खान ने मौके का फायदा उठाया और क्विकली उसने क्या किया, शाहजहां को उसके एब्सेंस में मुगल प्रिंस के लिए दावेदारी ठोक दी, ठीक है ना। ये मुगल क्या बन गया, एम्पेरर बन गया, एम्पेरर बन गया। और जैसे शाहजहां गद्दी पर बैठा तो जो नूरजहां का इफेक्ट है वो कम हो गया। 1628 में शाहजहां गद्दी पे बैठता है, और शाहजहां जो है जब गद्दी पे बैठा, वैसे नूरजहां को क्या कर दिया, पॉलिटिकली रिटायरमेंट लेना पड़ा, और वो भी लाहौर में गई। लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, वहीं पर वो रिटायरमेंट लेने लगी, और लगभग 18 साल तक वो जीवित रहती है नूरजहां, फिर वहीं रहेगी, बट से लॉस्ट ऑल हर पावर इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इतनी बात समझ पा रहे हैं। तो ये पूरी कहानी थी नूरजहां के बारे में, जो हमने देखा कि नूरजहां वर्सेस शाहजहां कैसे सारी चीजें डेवलप होती चली गई, ठीक है। तो अब आइए हम देखते क्या है
तो यहाँ पर पॉलिटिकल लीगेशन सारा लगा उसके ऊपर में मैनेज करती थी। ये सारी बातें हमने बात कर ही ली, ये सारी बातें कि उसने नूरजहां ने अपना एम्बिशंस दिखाया, रिवोल्ट हुआ, इस सभी का, इन सभी के बारे में। नूरजहां का पोजीशन स्ट्रेंथ ऑफ दिस, उसे बादशाह बेगम भी कहा गया। नूरजहां के बारे में हम लोग बात कर ही रहते, हमने कहा भी आपसे, ठीक है। ये सारी बातें हुई। तो नूरजहां से इन्फ्लुएंस, जहांगीर मेड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ये भी बात हम लोगों ने आपके साथ किया ही कि नूरजहां जरूर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जहांगीर बिल्कुल साइड हो चुका था। तो ये बातें हमने कॉन्फ्लिक्ट विद जहांगीर भी देखा, शाहजहां का रिबेलियन भी हमने देखा, कंधार का इशू भी हमने आपसे बात किया, ठीक है। एस्केलेशंस भी देखे, शिफ्ट इन पावर भी हमने देखा, ठीक है। ये सारी बातें हुई। महावत खां के इशू को भी हमने यहाँ पर देख लिया कि महावत खां का भी रिवोल्ट फिर होगा, ठीक है ना। एक्विजिशंस अगेंस्ट नूरजहां लगेंगे, ये सारी बातें हमने की। महावत खां का रिवोल्ट भी हमारे पास हो गया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस तरह हमने देखा कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो मुगल कोर्ट में होते रह रहे थे, ठीक है ना। अब यहां तक ये बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नूरजहां जुंटा का इशू हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, महावत खां का क्या इशू था, शाहजहां का इशू क्या था, नूरजहां वर्सेस नूरजहां सॉरी जहांगीर वर्सेस नूरजहां जुंटा का क्या इशू था, पादशाह बेगम जो है बहुत ही एस्पिरेशनल लेडी थी, सारा पावर अपने हाथों में ले रखी थी, वो इशू को हमने समझा। अब देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ जो मुगल्स है वो भी थोड़ा हम लोग देखने और समझने की कोशिश करेंगे, और इसको देखते हैं कि बाबर से लेकर औरंगजेब के पीरियड में ये पूरा का पूरा पॉलिसी क्या रहा हुआ है, इसको समझने की कोशिश हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ बातें यहां पर हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको समझना जरूरी है। ये तो हमने देख लिया था, मुगल्स, सफाविद्स, ऑटोमन्स, अदर ये। अब हमने देखा क्या कि तीन इंपॉर्टेंट पावर हैं जिसके साथ हमें मुगलों के रिलेशंस को देखना है। बहुत ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, ज्यादा इसके अंदर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जिसका कोई मतलब एग्जामिनेशन के लेना देना नहीं है। इट वुड बी अ शेयर वेस्ट ऑफ योर टाइम। लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात जरूर है जो आपको जाननी चाहिए, उसकी चर्चा करके हम लोग आगे निकल जाएंगे। देखिए यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पावर, उज्बेक्स, सफाविद्स एंड ऑटोमन एम्पायर्स। उज्बेक्स जो है वो सेंट्रल एशिया में है आपके पास, जो सफाविद्स हैं वो है ईरान के अंदर, और जो ऑटोमन्स हैं दैट इज इन टर्की। ये तीन है। इसी के साथ संबंधों को हमें देखना होगा, किसके साथ, मुगल के साथ हमें देखना होगा। अब उज्बेक्स जो है वो क्या, नेचुरल एनिमीज हैं मुगलों के, मुगल के। एक्सपेल्ड तिमरन प्रिंसेस इंक्लूडिंग बाबर फ्रॉम समरकंद एंड खुरासान। आपको याद होगा तुमने कहा था उज्बेक्स क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और सफाविद के साथ कुछ समय के लिए इनका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। सवानी खां के कारण क्या होता है, बाबर को भी समरकंद फरगना से निकलना पड़ता है, ठीक है, और काबुल में आना पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा कि उज्बेक के साथ मुगलों के संबंध राइट फ्रॉम द बिगनिंग क्या है, हॉस्टाइल है, ठीक है। सफाविद्स क्लेम्ड खुरासान, ठीक है ना, लीडिंग टू क्लैशेस विद उज्बेक्स। अब इधर क्या होता है कि मैंने कहा था ना कि उज्बेक्स और सफाविद्स भी लड़ाई करते थे बाबर के वक्त, हमने बताया था, लेकिन कुछ समय के लिए इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी, ठीक है। तो खुरासान को लेकर उज्बेक्स और सफाविद्स लगातार लड़ते जा रहे हैं। सो हमने ये समझा कि उज्बेक वाज अ नेचुरल एनिमी फॉर मुगल्स, और दूसरा उज्बेक्स और सफाविद्स के बीच में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अब होता क्या है कि एक तरीके से अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, ये है उज्बेक्स, ये कौन है, सफाविद्स, और ये कौन है, ये है हमारे पास कौन, ये है ऑटोमन्स, ठीक है। और इधर हमारे पास पड़ा हुआ है कौन है, दैट इज कॉल्ड मुगल्स, ठीक है। अब इसको देख करके आपको लगेगा कि सबसे स्थिति खराब है इस तीन पॉलिटिकल पावर में, तो आप समझ सकते हैं वो होगा किसका, सफाविद्स का। क्यों, कि इसके वेस्ट में एक है प्रॉब्लम, एक बड़ा इंपायर है दैट इज कॉल्ड ऑटोमन। ऑटोमन इसको हमेशा क्रश करने की कोशिश करेगा। ईस्ट में इसके पास एक है इश्यू है, वो है उज्बेक्स का, उज्बेक्स के साथ इसके कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं। तो हमेशा ये क्या रहेगा, एक सैंडविच प्रॉब्लम में रहेगा, ही वाज सैंडविच प्रॉब्लम, ठीक है ना, फ्रॉम वेस्ट ऑटोमन से, फ्रॉम ईस्ट जो है उज्बेक के साथ। तो जाहिर सी बात है ओवर द टाइम सफाविद्स और मुगल के बीच में रिलेशंस अच्छे होंगे, ठीक है ना, जो कि ईरान का है, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया है, ये ईरान है, और ये आपके पास टर्की है। इज इट क्लियर। तो यहां और इसके संबंध हमें अच्छे देखने को मिलेंगे, और यही संबंध को थोड़ा सा हमें देखना है कि सफाविद्स के साथ जो है हम देखेंगे क्या कि मुगलों के रिलेशंस थोड़े अच्छे रहे, और इसके बाद हम देखेंगे कुछ समय के बाद ये रिलेशन फिर खराब हो जाता है शाहजहां के समय में, और फाइनली कंधार को लेकर के एक इशू आता है। कंधार हमेशा हमेशा के लिए सफाविद्स के साथ निकल गया, यानी मुगलों के हाथ से निकल गया और सफाविद्स के पास चला गया। दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। दैट इज द ओनली थिंग जो आपको ध्यान में रखना है। यहां पर क्या है कि जो सफाविद्स है उनके पास जो है सो क्या रहेगा, वो हमारे पास जो कंधार रहेगा, और कंधार हमेशा के लिए निकल जाता है किसके समय में, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां, ठीक है। इतनी ही बात याद रखनी है। तो हमें देखना होगा कि सफाविद के साथ थोड़े संबंध मुगलों के थोड़े अच्छे रहेंगे, बट फिर जो भी डेवलपमेंट्स होता रहेगा, यानी कि जिस तरीके से बादशाह बदलते जाएंगे वैसे हमारे इक्वेशन भी इन स्टेट के साथ बदलते ही जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर एक जो बात आपको समझनी है, ये बात हमने आपको समझाई दी यहाँ पे, ठीक है। पर्शियन मुगल, पर्शियन का मतलब क्या होगा, दैट इज कॉल्ड सफाविद्स,
सफाविद्स। ये संबंध हमने देख लिया, इसको समझने की कोशिश हमने करी, ठीक है। ये हमने देख लिया सफाविद्स। अकबर एंड द उज्बेक्स के समय में देखेंगे तो उज्बेक के साथ बहुत अच्छे संबंध अकबर के समय नहीं ही रहे, ठीक है ना। हुमायूं ने भी बहुत अच्छे संबंध नहीं रहा। हाँ, हुमायूं के साथ देखेंगे सफाविद्स के रिलेशन थोड़े से हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब शेर शाह ने हुमायूं को भारत से भगाया तो सफाविद शासक ही है जिसका नाम है शाह तमस, उसने ईरान में से शरण भी लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बदल गई थी। अब जो है हम देखते क्या है कि इधर ये बातें हो गई हमारे पास, ठीक है, शाह तमस, ये सारी बातें हो गई। अकबर की डिप्लोमेसी भी हम देखेंगे, उसने प्ले करने की कोशिश करी, बट इसका भी बहुत ज्यादा कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं, ठीक है ना। अकबर की डिप्लोमेसी, बॉर्डर टेंशंस होते रहे, नेगोशिएशंस का दौर चलता रहा उज्बेक के साथ भी, सफाविद्स के साथ भी, लेकिन कोई कंक्लूसिव हम देखेंगे क्या कि आंसर मिला नहीं, और हमेशा उज्बेक जो है एक इशू बना रहा, ठीक है ना। और उज्बेक का क्या करता है, पावर यूनाइटेड Safavids एंड मुगल्स डिस्पाइट सेक्टरियन डिफरेंसेस एंड सफाविद इंटॉलरेंस। सो उज्बेक का जो थ्रेट है हमेशा हम देखेंगे क्या कि किसके साथ, मुगलों के, जो मुगलों के लिए थ्रेट बना हुआ था। और जब देखेंगे कि मुगल सफाविद्स के क्लोज हैं तो उज्बेक का थ्रेट और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है, वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। एंड कंधार जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कंधार का फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंधार को लेने की कोशिश हर कोई करेगा। उज्बेक्स अपने पास रखना चाहेंगे, सफाविद्स से अपने पास रखना चाहेगा, और उसके बाद हम देखेंगे मुगल्स भी लगातार नॉर्थ वेस्ट में अगर चाहेंगे तो कंधार को लेना चाहेंगे। तो कंधार जो है कुछ समय के लिए इंडिया के पास आया, मुगलों के समय में आया, लेकिन फाइनली ये हमारे पास से निकल जाता है। फाइनली ये हमारे हाथ से निकल गया किस समय, शाहजहां के समय। फाइनली लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट ये शाहजहां के समय में, फाइनली लॉस्ट टू किसको, सफाविद्स, ठीक है। तो यही एक मुद्दा है जो आपको ध्यान रखना है कि शाहजहां के समय में फाइनली हमारे पास, शाहजहां के समय में कंधार चला जाता है किसके, सफाविद्स के साथ, ठीक है। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कंधार का, तो ये जान लीजिए, क्योंकि ये काबुल के लिए वाइटल डिफेंस था, ठीक है ना, और साउदर्न अफगानिस्तान को डोमिनेट करता था, और एक ट्रेड रूट के ऊपर में ये अवस्थित था, ठीक है ना। मुगल कन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान इंक्रीज कंधार इंपॉर्टेंस एज ए ट्रेड हब बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है ना। ठीक है, ये बातें होती रही, ये हम देखेंगे क्या, शाह अब्बास के समय तक हम देखेंगे हमारे संबंध शाह अब्बास के साथ। अब देखेंगे मुगलों के संबंध काफी अच्छे थे जो सफाविद से था, लेकिन जैसे ही शाह अब्बास की मृत्यु होती है उसके देखेंगे ये संबंध बिगड़ गया, और फाइनली हम देखेंगे क्या कि जो है जो कंधार जो है सो हमारे पास एंड ऑफ कॉर्डिलिटी, यानी कि जो शाह अब्बास का डेथ होता है 1628-9 में, उसके देखेंगे क्या कि जो हमारा संबंध ईरान के साथ हमेशा के लिए खराब हो जाता है। फाइनली कंधार हमारे हाथों से चला जाता है। अब ये बल्ख के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। बल्ख का अभियान क्या है, ठीक है ना, बल्ख दैट इज इन अफगानिस्तान ऑल्सो, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि उज्बेक का थ्रेट काबुल पे बना पड़ा हुआ है अभी भी। उज्बेक्स, सफाविद्स के साथ रिलेशन हमने देख लिया, ठीक है, कंधार के इशू के साथ वो समाप्त हो गया। उज्बेक क्या करता है, उज्बेक अटैक्स ऑन काबुल, ठीक है ना, पोज द सीरियस डेंजर। अब इस समय उज्बेक के लिए के पास हमारे पास क्या है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ का आप कहें रूलर है जिसका नाम है नजर मोहम्मद, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था, ठीक है, विथ अफगान ट्राइब्स, ठीक है ना, और इट वाज अ पोटेंशियल थ्रेट फॉर किसके लिए, मुगल्स के लिए था। तो मुगलों ने क्या, नजर मोहम्मद अपील को मुगलों ने गलत मतलब कि माना नहीं, ठीक है ना। और शाहजहां ने क्या किया, अपने संबंधों को क्या किया, मतलब कि आई मीन इस रीजन में जो बल्क का रीजन है यहाँ पर में उसने करने के लिए उसने क्या किया, सीखिंग मुगल्स। अब देखेंगे बुखारा और बल्क के मुद्दे पर नजर मोहम्मद सीकिंग मुगल्स असिस्टेंस, जिसके कि शाहजहां ने मना कर दिया। शाहजहां सिक्योर फ्रॉम पर्शियन थ्रेट्स रिस्पॉन्डेड डिस्पैचिंग अ लार्ज आर्मी लेड बाय प्रिंस मुराद। और बल्कि हम देखेंगे क्या कि इसने नजर मोहम्मद के अगेंस्ट में एक मुगल आर्मी भेजी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मुराद। लेकिन मुराद को बताया गया था, कुछ समझाया गया था, जिसको मुराद ने माना नहीं। एक्चुअली क्या कहा गया था कि आप देखें इंस्ट्रक्शंस टू मुराद, मुराद को क्या कहा गया कि आप क्या करेंगे, एम्फेसाइज ट्रीटिंग नजर मोहम्मद विथ रेस्पेक्ट, नजर मोहम्मद के साथ बदतमीजी मत करना, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग बल्क इफ कॉपरेटेड, और उसके साथ तुम क्या करना, कॉपरेट करना, ठीक है ना, अगर बल्क हमें प्राप्त हो जाता है तो, ठीक है। लेकिन क्या था, जो मुराद था वो इम्पेशेंट था, थोड़ा सा मुगल प्रिंस है, इम्पेशेंट है, उसने जो है मिसबिहेव किया नजर मोहम्मद के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर माना जाता है मुगल्स का नॉर्थ वेस्ट के मैनेजमेंट में। सो मिसमैनेजमेंट फॉलोड, मुराद्स impetus led to a premature attack on बल्क, नजर मोहम्मद के पास था, causing नजर मोहम्मद to flee, नजर मोहम्मद भाग जाता है। मुगल्स occupied बल्क facing resentment from the local population। अब वो तो भाग तो गया नजर मोहम्मद, ठीक है, बल्क पे हमारा कंट्रोल हो गया, लेकिन नजर मोहम्मद की पकड़ लोकल लोगों में बहुत मजबूत थी। नतीजा ये हुआ कि वहां के लोकल लोग से वो मुगल्स के अगेंस्ट में हो गए। अब्दुल अजीज जो सन ऑफ नजर मोहम्मद है, उसने क्या किया, उज्बेक ट्राइब्स को
का नेतृत्व किया, ठीक है ना, और उसने मुगल आर्मी को यहाँ से भगा दिया, ठीक है। इतनी सारी बातें होती गई। फाइनली हम देखेंगे क्या कि ये सारा इशू होता चला गया, हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट था। अब ये बातें समझिए। अब आज हम लोग देखते हैं मगर अपना लास्ट फेज, जो कि हमने बात कर ही लिया कि लास्ट फेज में जो है सो हम देखेंगे क्या जो है सो शाहजहां के समय फाइनली कंधार हमारे पास चला जाता है। ये बस इतनी ही बातें हमें यहाँ पर समझनी है, ठीक है। ये बातें हो गई हमारे पास, औरंगजेब से अटेम्प्ट, ये सारी बातें हो गई। औरंगजेब ने कई बार फिर कोशिश भी करी थी कि कंधार को जीता जा सके, लेकिन कभी औरंगजेब इसको फिर जीत नहीं पाया। औरंगजेब चूज नॉट टू प्रोसेस विद कंधार, रादर उसने फिर क्या किया, अपने संबंध को जो है सो सेंट्रल एशिया में एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ईरान के साथ मजबूत बनाना बेहतर समझा। हमने ये देखा कि कहने का मतलब ये है कि ब्रीफ में मैं ये बता दूं, यहाँ पर कहानी ये है कि शाहजहां के समय में कंधार हमारे पास से निकल के चला गया, ठीक है ना। औरंगजेब का जब समय आया तो औरंगजेब ने इनिशियल कुछ एफर्ट्स डाले थे कंधार को वापस जीतने का, लेकिन वो जीत नहीं पाया। तो उसको ये समझ में आया औरंगजेब को कि इट्स बेटर कि हम क्या करें, उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बना के रखें, ना कि कंधार को वापस जीतने की कोशिश करें, ताकि जो औरंगजेब है वो अपना ध्यान दक्कन पे दे सके, क्योंकि उसके लिए इशू जो था वो था दक्कन का इशू। जब कभी नॉर्थ वेस्ट में वो इंगेज रहता था तो दक्कन की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाता था, जो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक था, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया, इनिशियल कुछ एफर्ट्स लिए थे कि वापस से कंधार को जीता जा सके, लेकिन देखा कि वो फ्रुक्टिफाई नहीं हो पा रहा है। तब उसने ये बेहतर समझा कि अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बेहतर बना लिए जाएं नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना, और दक्कन के साथ जो है दक्कन के में वो अपना ध्यान दे सके। और इस तरीके से हम देखते हैं कि फाइनली कंधार शाहजहां के समय जो गया, वापस कभी मुगल्स के पास आया नहीं। और औरंगजेब के समय में इनिशियल कुछ पीरियड्स में हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट करा, लेकिन बाद में हम देखेंगे वहां पर डिप्लोमेसी को परस्यू किया गया और रिलेशंस को मजबूत बना करके रखा गया, अच्छा बना के रखा गया। पर्शियन danger receded after शाह अब्बास डेथ विद सक्सेसेस प्रोवाइडिंग इन इफेक्चुअल, ठीक है। ये बातें हमने आपसे कह दी हैं, ये बात हो गई हमारी। अब रही बात कि मुगलों की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, या इसका मतलब ये है साधारण भाषा में ये अगर हम बात करें तो सेंट्रल एशिया में, ईरान में मुगल आखिर चाहते क्या थे, जिसकी वजह से वो अपने विदेश नीति को लेकर परस्यू कर रहे थे। परस्यू का मतलब ये हो गया कि अपने संबंधों को बल्क में, अपने संबंधों को वो कंधार में, अपने संबंधों को वो क्या सफाविद के साथ या उज्बेक के साथ बेहतर बनाना क्यों चाहते थे। तो इन सभी के पीछे का एक कारण है, वो है अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति, ट्रेड एंड कॉमर्स को मजबूत करना। तो फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो क्या है हम देखें, क्या प्रमोटेड कॉमर्शियल इंटरेस्ट, ठीक है, ये बात समझिए। और दूसरा क्या है कि जो इस्लामिक स्टेट है उसमें मुगलों की पैरिटी सफाविद्स जो है उज्बेक्स के साथ बराबरी का है, ठीक है ना, ताकि ऐसा नहीं कि मुगल्स को इंफीरियर ट्रीट किया जाए। वो चाहते थे क्या कि अगर जो इस्लामिक स्टेट में हमारे पास उज्बेक हैं, सफाविद्स हैं, ऑटोमन्स हैं, ठीक है ना, तो उनके साथ हमारे पास बराबरी का संबंध बना रहे, ठीक है। तो ये था इंसिस्टेंट ऑन इक्वालिटी और दूसरा कमर्शियल इंटरेस्ट। ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी सिस्टम एंड मुगल आर्मी, इसके बारे में बात करें। देखिए क्या है ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मनसबदारी सिस्टम एंड मुगल आर्मी। अकबर ने क्या किया था, मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसको कंटिन्यू रखा गया उसके पुत्र जहांगीर के द्वारा, आगे शाहजहां के द्वारा और आगे औरंगजेब के द्वारा। लेकिन में कुछ समय समय मॉडिफिकेशंस होते गए। मैं साधारण तरीके बस सिंपल तरीके से आपको बता दूं कि क्या मॉडिफिकेशंस क्या हुए। तो ये आपने देखा कि जो मनसबदारी सिस्टम है, मनसबदारी सिस्टम है, इसे लेके आने का काम कौन करता है, दैट वाज ब्रॉट बाय अकबर। ये अकबर लेके आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जहांगीर का जब समय हुआ तो इसमें इसने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन करके इसने किया दू अस्पा और सी अस्पा अरेंजमेंट कर दिया। व्हाट वाज दिस अरेंजमेंट, दू अस्पा सी अस्पा में क्या है कि विदाउट इंक्रीजिंग योर जाट रैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जाट रैंक है ZR वो आपका फिक्स रहा, सवार रैंक को आपको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। सो विदाउट डूइंग एनी चेंज इन योर जाट रैंक, दैट इज योर पर्सनल रैंक, सवार रैंक यानी कि आपकी ऑब्लिगेशन को बढ़ा दिया गया, दैट इज कॉल्ड दू अस्पा सी अस्पा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कि शाहजहां के समय में क्या होता है। शाहजहां के वक्त हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट आइए शाहजहां के वक्त हम देखते हैं क्या होता है। शाहजहां के वक्त हम देखेंगे क्या, इसके साथ मंथली स्केल सिस्टम को लाया गया। इसका मतलब 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, जैसे भी आपके साथ अरेंजमेंट किया गया, अग्रीमेंट किया गया, और उसके अकॉर्डिंगली ही आपके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, ठीक है ना। सो मंथ स्केल पे पूरे साल भर के लिए नहीं किया गया। इसके अलावा फिर हम देखते क्या है हमारे पास, जब हमारे पास औरंगजेब का समय आता है, औरंगजेब का समय अगर हम लोग देखें, औरंगजेब
औरंगजेब के समय हम देखेंगे तो यहां पर मसरूत को लाया गया, मसरूत, दैट वाज कॉल्ड व्हाट, कंडीशनल, दैट वाज कंडीशनल मनसबदारी। ठीक है, तो ये जो है मॉडिफिकेशंस कुछ किए गए थे जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सो मोर और लेस हमने देखा कि जो अकबर ने जो पॉलिसी स्टार्ट करी थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में वो कंटिन्यू रहा, बट इसमें कुछ कुछ हमारे पास क्या मॉडिफिकेशन भी समय के साथ होते रहे थे, ये भी हम लोगों ने थोड़ी चर्चा यहाँ पर कर ली। ठीक है, अब ये अकबर मनसबदारी वेर पेड, अकबर के समय मनसबदारों को पेड किया जाता था 240 रुपये पर एनम पर सवार। ठीक है ना, लेकिन इसको बाद में घटा दिया गया, 200 कर दिया गया जहांगीर के समय पर सवार। कंटिजेंट एक्सपेंसेस को 5% रखा गया टोटल सैलरी बिल का, ये बात, ये थोड़े से कुछ फैक्ट्स डिटेल है, इसको ध्यान में रखिएगा। मुगल ने जो है अपने पास मिक्स कंटिजेंट रखा, इसका मतलब क्या है कि इसके आर्मी में ईरानी भी होंगे, तुरानी भी होंगे, मुगल्स भी होंगे, इंडियन अफगान्स भी होंगे, राजपूत्स भी होंगे, यानी कि जो मुगल नॉबिलिटी है वो हेट्रोजीनस इन नेचर है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अ मनसबदार कुड हैव अ कंटिजेंट एक्सक्लूसिवली कंपोज ऑफ मुगल्स और राजपूत्स। और कई बार कुछ विशेष परिस्थितियों में हम देखेंगे कि एक्सक्लूसिव मनसबदार्स का ग्रुप बनाया जाता था जिसमें केवल मुगल्स, या फिर हम लोग बात करें तो हमारे पास कौन होते थे, हमारे पास राजपूत्स होते थे। दुअस्पा सिंहस्पा के बारे में हम लोगों ने आपसे बात कर ही लिया। ठीक है ना, सो डबलिंग द ट्रुप्स इंडिकेटेड बाय देयर सवार रैंक। ठीक है ना, विदाउट इंक्रीजिंग द जाट रैंक, ये बातें हमने बताई ही दी जो जहांगीर लेके आता है। रिड्यूस ट्रुप, जागीर असाइनमेंट्स, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ही ली हैं। ठीक है, अब ये जागीर असाइनमेंट, असेस्ड इनकम एंड एक्सेट्रास, ये हमने बात की लिया। मराठा इंटीग्रेशन, अच्छा हमने ये भी बताया कि जो मुगल आर्मी में है या मनसबदारी है उसमें मुगलों मराठों को भी स्पेस दिया गया इनटू द मुगल सर्विस वेयर असाइन्ड मनसब्स विद रिड्यूस्ड ट्रूप ऑब्लिगेशंस। ठीक है, सो मराठास को भी शामिल किया गया, ये याद रखिएगा। ड्रास्टिक रिडक्शन इन रेमाउंट्स ड्यूरिंग शाहजहां's रेन लाइकली इंपैक्टेड द एफिशिएंसी ऑफ द मुगल कैवलरी आल्सो। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने देखा क्या था, इसको समझ लीजिए और समझाने की बात है वो समझ लीजिए। अकबर ने क्या किया कि अकबर ने सिस्टम शुरू किया, अकबर ने सिस्टम किया जात रैंक सवार रैंक का। ठीक है, और ये बैलेंस रहता था। लेकिन आपने देखा कि जहांगीर के समय एंड ऑनवर्ड्स जहांगीर के समय में हमने देखा और ऑनवर्ड्स जहांगीर और सवार रैंक जो यानी कि ऑब्लिगेशन जो कैवलरी का था वो जो है वो घटना शुरू हो गया शाहजहां के समय में। ये क्या हो गया, डिक्लाइन करना शुरू हो गया, यानी कि सवार रैंक जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो गया। इसका मतलब इस समय अगर हम देखें तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर हम बात करें मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मुगलों का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रुप मनसबदार के पास था। लेकिन जैसे ही मनसबदारों का ऑब्लिगेशन आप कम करेंगे या खर्चे कम देंगे तो इसका इंपैक्ट आपके कैवलरी पे पड़ेगा। नतीजा ये हो गया कि ये जो चेंजेस होना शुरू हुआ, ये जो मॉडिफिकेशंस हुए मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत, इसकी वजह से जो मिलिट्री माइट था किसका, मुगलों का, वो डिक्लाइन कर गया, वो कमजोर होना शुरू हो गया, यानी कैवलरी मेंस हमारे पास कमते चले गए। ठीक है, इतनी बात समझ पा रही है। सो निसाजा मेटिकुलस ये हमने देखा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिपेंड ऑन द फैक्टर्स लाइक दाग सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, एक्यूरेट सिस्टम ऑफ जामदानी। Shahjahan meticulous administration, selection of competent officials, and a clear system of promotion ensured the efficacy of the Mughal Mughal system. मनसबदार, अब यही बात हमने आपसे बता दी कि प्रिंसिपल आर्म ऑफ द मुगल आर्मी प्रोवाइडिंग मेजॉरिटी ऑफ द कैवलरी। अब जब मनसबदारी सिस्टम में गड़बड़ी आना शुरू हो जाएगा तो कैवलरी भी डिक्लाइन करना शुरू करेगा, यही हमने आपको एक्सप्लेन किया। हेल्ड मिलिट्री रैंक्स एंड प्रोवाइडेड ट्रूप्स इन एक्सचेंज फॉर जागीर्स और सैलरीज। सो अब यहाँ पर कुछ टर्म्स वगैरह भी हैं, इनको भी थोड़ा सा जान और समझ लेते हैं। ठीक है ना, मुगल आर्मी में एक शब्द आता है आदि, आदि को बोलते हैं जेंटलमैन ट्रूपर्स। ठीक है ना, और ये डायरेक्टली मुगल बादशाह के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो आदि इज अ टर्म दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है ना, आदि इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, जिसको आपको ध्यान में रखना, डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय द एम्परर्स। ठीक है ना, ये हो गया जेंटलमैन ट्रूप्स। उसके बाद रॉयल बॉडीगार्ड्स एंड पैलेस गार्ड्स सर्व्ड ऑन फुट इन सिटाडेल एंड पैलेस डिस्पाइट बीइंग कैवलरी मैन। उसके बाद हैं पियादगान। ठीक है ना, ये जो है ये क्या होते थे, मिसलेनियस बॉडी है इंक्लूडिंग इन्फैंट्री प्रॉपर सपोर्ट एंड वेरियस सपोर्ट रोल्स। ठीक है ना, तो ये जो फुटमैन है एक तरीके से ये इन्फैंट्री के लोग हैं, इन्फैंट्री, और इनके जो जॉब होते थे वो जो है मिसलेनियस काइंड ऑफ होते थे। ठीक है ना, ये मैच लॉक बियरर्स भी होते थे, पोर्टर्स भी होते थे, सर्वेंट्स भी होते थे, एंड स्लेव विथ लो स्टेटस भी हुआ करते थे। तो ये टर्म याद है पियादगान। ठीक है ना, अहदीस
ये टर्म्स आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वॉर एलिफेंट्स एंड आर्टिलरी भी यहाँ पे होता था, ठीक है ना। मुगल एम्पायर मेंटेन्ड अ लार्ज स्टेबल ऑफ वॉर एलिफेंट्स होते थे इनके पास, एंड ऑर्गेनाइज आर्टिलरी। आर्टिलरी दोनों तरीके का होता था, हेवी आर्टिलरी भी होता था जिसको जनरली हम क्या कहें, बड़े बड़े तोप होते थे, गन्स होते थे जिसको हम लोग फोर्ट के ऊपर रखते थे, और कुछ लाइट आर्टिलरी भी होते थे जो कि मोबाइल होता था, जो हाथी के ऊपर लेकर के चलते थे हम लोग, ठीक है ना। सो इट इंक्लूडेड हेवी गन्स एज वेल एज लाइट आर्टिलरी ऑल्सो, ठीक है ना। फॉरेनर्स इनिशियली एम्प्लॉयड इन आर्टिलरी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। शुरुआती दौर में हम देखेंगे आर्टिलरी में जो फॉरेनर्स थे उनको अपॉइंट किया गया, लेकिन आगे चलकर क्या करेंगे, मुगल जो आर्मी थी, जो आर्टिलरी थी, वो इंप्रूव होता चला गया। हेवी गन्स यूज्ड फॉर डिफेंस और असॉल्ट बट वेर कम्बरसम एंड डिफिकल्ट टू मूव। जैसा हमने बताया कि जो भारी वाले गन्स होंगे उसको लेके मूव नहीं करेंगे। प्रोन टू बर्स्टिंग एंड कॉजिंग हार्म टू ऑपरेटर्स, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट साथ में ये थे कि कई बार ये ब्लास्ट कर जाता था, बर्स्ट हो जाता, जब आप फायर करते थे तो ये ब्लास्ट भी कर जाता था, कॉजिंग हार्म टू ऑपरेटर्स एज वेल। लाइट आर्टिलरी ये हाईली मोबाइल होता था एंड कंपनीड द एम्परर वेन एवर नेसेसरी, और ये राजा के साथ चलता था जब कभी राजा युद्ध के लिए जाते थे। Improved significantly by the time of Aurangzeb, known as artillery of the stirrups, ठीक है ना, यानी कि जो ऊपर घोड़े के ऊपर लेकर के भी आप इसको मूव कर सकते थे। कैवलरी, शाहजहां के समय में 2 लाख कैवलरी मैन थे हमारे पास, और औरंगजेब के समय में ये 2,40,000 हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा इन्फेंट्री 40,000 था शाहजहां के अंदर, पॉसिबली सिमिलर अंडर औरंगजेब, और शायद 40,000 के आसपास ही औरंगजेब के वक्त भी था, ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग नॉन फाइटिंग पर्सनल्स, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा आर्मी में कुछ लोग क्या होते हैं, लड़ाई करते हैं, कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपने देखा हो आर्मी के अंदर उनके सर कैंटीन वाले लोग भी, यानी खाना बनाने लोग भी होते हैं, जो कि नॉन कॉम्बेटेंट होते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो लड़ने वाले लोग थे इन्फेंट्री में, नॉन फाइटिंग पर्सन, वो 40,000 थे, ठीक है, शाहजहां के समय भी, और शायद इतना ही औरंगजेब के वक्त थे। इसके अलावा नॉन फाइटिंग मेंबर्स भी होते थे। Comparison with European and Asian states, difficult to compare directly, but European travelers like Bernier criticized Mughal infantry. अब सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि मुगल आर्मी की आलोचना किसने की है। बर्नियर क्रिटिसाइज्ड Mughal infantry. European infantry had superior drill, discipline and organization due to technological advancement like the flint gun. और ये बर्नियर ने बताया है कि हमसे बेहतर थे कौन, यूरोपियन, क्योंकि उनकी जो गन्स थे वो ज़्यादा सॉफिस्टिकेटेड होते थे, फ्लिंट गन टाइप का होता था, हमारा मैचलॉक होता था, उनका फ्लिंट गन होता था, ठीक है ना। तो उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होता था, और आप जानते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी कुछ भी लर्न करना नहीं चाहते थे किससे, यूरोपियंस के। सक्सेस अगेंस्ट उज़्बेक समय मिला, मुगल्स विक्ट्रीज अगेंस्ट, अगर हम लोग बात करें उज़्बेक्स ड्यूरिंग बल्क कैंपेन्स इज पैरिटी विद सेंट्रल एशियन एंड पर्शियन आर्मीज, ठीक है ना। बल्क में जो हमें शुरुआती सफलता मिली उसकी वजह से हमारी पैरिटी स्टैब्लिश हो गई। हाउ विद दीज एनिमी आर्मीज लैग्ड बिहाइंड यूरोपियन काउंटरपार्ट्स स्पेशली इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी, लेकिन जो हमारी सेना थी ये यूरोपियन काउंटरपार्ट से आर्टिलरी में और इन्फेंट्री में दोनों में काफ़ी कमज़ोर थी, उसकी तुलना में बहुत अच्छी नहीं थी। हमारे पास सॉफिस्टिकेटेड अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है सो कौन नहीं था, इन्फेंट्री नहीं था, नहीं आर्टिलरी हमारे पास हुआ करती थी। आर्टिलरी का डेवलपमेंट हम देखेंगे कि औरंगजेब के समय में काफ़ी अच्छा हुआ था, और इसमें हमारे पास लाइट जो है सो आर्टिलरी बननी शुरू हो गई थी। नवल स्फेयर में अगर हम लोग बात करें तो हम देखेंगे क्या कि अन्य जो एशियाई शक्ति थी उसी के तरीके से मुगलों का भी बहुत ज़्यादा हमारे पास इंटरेस्ट नेवी में नहीं था, ठीक है ना। हम देखेंगे उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन जो तर्किस हैं, जो आज जो ओमान में जो लोग हैं उनके पास बहुत स्ट्रांग नेवी थी, बट हमारे पास स्ट्रांग नेवी नहीं थी लाइक अदर एशियन पावर्स। जागीरदारी सिस्टम, आर्मीज स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी क्लोजली लिंक विद द जागीरदारी सिस्टम बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लैंड रिलेशंस। अब देखें क्या कि आर्मी का स्ट्रेंथ जागीरदारी व्यवस्था से कैसे जुड़ा हुआ था, क्योंकि जागीर अगर अच्छी होगी तो आपके पास सेना भी अच्छी होगी, क्योंकि जागीर की से कमाई अच्छी होगी, ठीक है ना। अच्छी जागीर के लिए हमेशा जागीरदारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, जिसके पास अच्छी जागीर जाएगी वो अच्छा क्या करेगा, कैवलरी भी मेंटेन करेगा, क्योंकि उसको मालूम है अगर मैंने कैवलरी अच्छी मेंटेन नहीं करी, ठीक है ना, तो कल के डेट में ये जागीर मुझसे लेके किसी और को दे दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि जागीर का डायरेक्ट बियरेंस आर्मी की एफिशिएंसी के साथ भी था, ठीक है। सो चलिए यही इतनी बातें थी यहाँ पर में इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर था, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो काम की बातें हैं वो थोड़ी सी कम सी थी, फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। कंधार केसों को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो कंधार वॉज इंपॉर्टेंट,
ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो इसका जो है ये क्या करेगा कि बाकी जो स्टेट्स थे ऑटोमन और जो सफाविड्स और जो है हमारे पास क्या है उज़्बेक्स, उनके साथ मुगलों की पैरिटी स्टैब्लिश करेगा। एंड इसमें हम देखें बहुत हद तक मुगल सक्सेसफुल भी रहे। तो यही इंपॉर्टेंस इसके फॉरेन पॉलिसी का। बाकी जो डेवलपमेंट्स हमने देखा वो फैक्ट्स एंड फिगर्स वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड द ब्लेसिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन।